पेपर लीक मामले में यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। पेपर लीक अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आरोपी पर अब 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। आरोपी को उम्र कैद की सजा भी होगी। पर्यटन विभाग के 7 प्रस्ताव भी इस दौरान पास हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पेपर लीक मामले पर उत्तर प्रदेश से। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि यूपी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक में अध्यादेश को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड सीधा हमारे साथ यूपी के लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अखंड, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि पहले ये जानकारी मिल रही थी कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार जो है वह पेपर लीक को लेकर सख्त नजर आएगी और ये बड़ा फैसला जो है वह लिया गया है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है यूपी कैबिनेट का और योगी कैबिनेट ने आज इस बात पे मुहर लगा दी, इस प्रस्ताव पे मुहर लगा दी कि जो भी पेपर लीक से जुड़ा होगा, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा हो, वो पदोन्नति की परीक्षा हो या फिर कोई और परीक्षाएं हों जिनमें भर्ती की प्रक्रिया चल रही हो, तो उनमें किसी भी तरीके से अगर पेपर लीक से जुड़ा हुआ कोई भी उसमें आरोपी बनता है या उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उसके खिलाफ 2 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा होगी, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की। अब इसे कानून बनाया जाएगा, यानी अध्यादेश लाया जाना है। तो जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है अगले महीने, उस विधानसभा सत्र में इसके लिए बाकायदा अध्यादेश आने की भी उम्मीद की जा रही है। और अगर यह अध्यादेश आता है तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में जरा ये बताइए कि आखिर इस अध्यादेश की बड़ी बातें क्या हैं, क्योंकि लगातार पेपर लीक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं। आखिर इस अध्यादेश की बड़ी बातें क्या नजर आती हैं? देखिए, अध्यादेश अभी बना नहीं है, अध्यादेश की प्रक्रिया शुरू होगी। आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये प्रस्ताव पास हो गया कि हाँ, इस तरीके की सजा उसके लिए मुकर्रर की जाएगी अगर पेपर लीक से जुड़ा हुआ कोई भी आरोपी पाया जाता है या गैंग पाया जाता है उसके खिलाफ। उसमें 1 करोड़ तक के जुर्माने की बात होगी, 2 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा होगी। लेकिन अब जब अध्यादेश बनेगा तो इसमें बहुत सारे उसमें यह कहा जाए कि उपबंध किए जाएंगे। उसमें तमाम जो निर्देश होगा, जो पूरा प्रावधान होगा। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जिस हिसाब से अध्यादेश बनाए जा रहे हैं आरोपी के लिए, अब आरोपी का जो ब्रैकेट है उसमें कौन कौन शामिल होता है? जो स्टूडेंट अगर पैसे देकर पेपर खरीदता है, प्रश्न पत्र खरीदता है, तो क्या उसके खिलाफ भी यही अध्यादेश जो है लागू होंगे? देखिए, अभी भी आरोप जो तय होते हैं तो जो जुर्म में किसी भी तरीके से शामिल होता है, चाहे वो पेपर खरीद रहा हो, चाहे वो परीक्षा में उन गेस्ट पेपर्स, उन जो लीक पेपर्स हैं उनकी मदद ले रहा हो, या फिर वो जो पेपर बेचने में या पेपर लीक कराने में सक्रिय रहा हो, इन सभी को सजा मिलती है। ये कमोबेश होती है सजा। लेकिन अब इसको लेके जब अध्यादेश बनेगा तो अध्यादेश की जो प्रति पटल पे लाई जाएगी, वो पटल उसमें निश्चित तौर पर एक उपबंध उसके निश्चित होंगे कि किसको कितनी सजा दी जानी है, कौन से जुर्म में किसको, अगर एक व्यक्ति करता है तो उसको कितनी सजा होगी, एक संस्था मिलकर काम करती है यानी कि 4 से 5 लोग अगर मिलकर काम करते हैं या इससे ज्यादा लोग मिलकर एक गैंग के रूप में काम करते हैं तो उनको किस तरीके की सजा दी जाएगी। इन सभी चीजों का बाकायदा उसमें प्रावधान किया जाएगा। उस प्रावधान को करने के बाद एक पूरा जो चूंकि लीगल मैटर है तो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश के तमाम जो लीगल एजेंसीज हैं, जो सॉलिसिटर्स हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो तमाम जो सरकारी वकील हैं, जो कानूनविद हैं, उनकी मदद ली जाएगी इसमें। और इसके लिए इसका कॉज एंड इफेक्ट है। जब हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसे राज्य जहां पे सबसे ज्यादा पेपर लीक की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। कितना असर जो है आने वाले समय में पड़ते हुए नजर आएगा जब ये कानून बन जाएगा? देखिए, कोई भी कानून अगर सख्त होता है तो उसका असर बहुत मारक होता है, बहुत ही प्रभावी होता है। तो ये बिल्कुल तय है कि अगर सख्त कानून होता तो शायद इस तरीके की चीजें सामने नहीं आती और आराम से, चूंकि अपराधियों के मन में वो डर नहीं होता, वो छोटी मोटी सजाओं को सजा नहीं मानते, वो उन्हें एंजॉय करते हैं। वो थोड़ी कुछ पैसा देके, कुछ वक्त बिता के वो उसका एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद फिर वापस आते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन अगर सख्त कानून होता है, उम्र कैद जैसी सजा होती है, 1 करोड़ रुपए जैसे। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव होगा। विपक्ष ने भी आपको बता दें अपना उम्मीदवार उतारा है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन किया है तो विपक्ष की तरफ से के सुरेश ने नामांकन भरा। आपको बता दें कल चुनाव होना है और ओम बिरला जो कि पिछली बार के भी सत्र में
स्पीकर के तौर पर उनकी भूमिका नजर आई थी कई बड़े फैसलों के दौरान, और कई बार ऐसी टकराव की स्थिति भी बनी जहां पर उन्होंने अपने विवेक के साथ में कहा जाए कि निर्णय लिए और वहां पर कार्यवाही यथावत रूप से देखने को मिली। लेकिन इस बार भी जब सत्ता पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से ओम बिरला के नाम को तय किया गया, पहले खबरें आ रही थी कि विपक्ष ने भी ओम बिरला के नाम पर सहमति जताई थी और कहा था कि वो समर्थन करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास में रखने की बात कही थी जिस पर सहमति बनती नजर नहीं आई। तो जब आज नामांकन का वक्त आया, एक तरफ ओम बिरला नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, वो तस्वीर आप देखिए। इस दौरान जो तमाम बड़े नेता हैं, खुद जेपी नड्डा हो या अमित शाह, वो इस दौरान मौजूद रहे जब ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया। तो दूसरी तरफ के सुरेश ने भी नामांकन दाखिल किया है। बिल्कुल है ना। और दिलचस्प स्थिति तो ये है कि राहुल गांधी ने ऑफिशियली ये बात कही कि राजनाथ सिंह ने उन्हें फोन पर बातचीत की और ये बात कही कि ओम बिरला के लिए वह सहमति बनाए, उनके साथ रहे। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन इस वक्त विपक्ष की तरफ से दिख रही है कि अगर आप स्पीकर पद चाहते हैं तो डिप्टी स्पीकर का पद जो है वह INDI अलायंस या फिर यूं कह लेते कि विपक्ष के पास होना चाहिए। तो देखिए, ये अभी सेशन की शुरुआत हो रही है और उससे पहले ही आप देखेंगे कि गहमा गहमी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। इंडिया डेली ने पहले ही जानकारी दी थी कि इस बार का जो सेशन है वह काफी अलग रहने वाला है पिछले 10 साल की अगर हम तुलना करते हैं तो। बिल्कुल पलक, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि काफ़ी अलग रहने वाला है और इस बार ये तीसरी बार ऐसा होगा जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होंगे। और पहले से ही राहुल गांधी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि कह रहे थे कि खड़गे को फ़ोन किया गया था, खड़गे जी को फ़ोन आया था राजनाथ सिंह का, लेकिन वो फिर से एक और कॉल का वेट कर रहे थे कि वो डेप्यूटी स्पीकर पर एक सहमति चाहते हैं NDA सरकार से, लेकिन उस पर कोई भी वापस कॉल बैक नहीं आया। और इसी के चलते जो है अब ये चुनाव का रास्ता चुना गया है और के सुरेश और ओम बिरला की तरफ से, NDA की तरफ से ओम बिरला चुनाव में होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्रह्म प्रताप दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। ब्रह्म जी, ये खबरें तो सुबह से चल रही है, ओम बिरला जो है उनका नाम आज सामने, पहले से ही सबने इसकी जो आशंका है वो लगा ली थी कि ओम बिरला जो है इस बार वापस से स्पीकर जो है बनेंगे और इसका नाम आगे रखा जाएगा। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से जो है के सुरेश का नाम आगे रख दिया गया है। पहले प्रोटेम स्पीकर के लिए उनका नाम था, अब वो सामने स्पीकर के बतौर आ रहे हैं, लेकिन बहुमत तो अभी फिलहाल NDA की ही है। तो इस चुनाव के अगर हम देखें आगे तो क्या कुछ मायने नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है स्पीकर पद के लिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है और सरकार के साथ बीजेपी और NDA घटक दलों के साथ जो आम सहमति बनाने की कोशिश विपक्ष कह रहा है कि जो हमारी तरफ से पहल की गई थी सरकार ने वो बात नहीं मानी है। कांग्रेस की तरफ से एक शर्त रखी गई कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए तो स्पीकर पद पर वो ओम बिरला को समर्थन देंगे, लेकिन इस बात पर बीजेपी सहमत नहीं हुई, NDA के घटक दल सहमत नहीं हुए हैं। लिहाजा आम सहमति न बनने के चलते अब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। विपक्ष की तरफ से के सुरेश दावेदार हैं, वो उन्होंने नॉमिनेशन आज दाखिल कर दिया है, जबकि ओम बिरला सत्ता पक्ष की तरफ से NDA की तरफ से स्पीकर पद के लिए मैदान में होंगे और कल जो है स्पीकर पद का चुनाव होगा, ये लगभग तय है। देखिए, आज़ादी के बाद देखें आप तो 2 बार ऐसी परिस्थितियां बनी जब स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ, नहीं तो अधिकतर टाइम आम सहमति से स्पीकर के पद पर चुना गया, क्योंकि जो भी स्पीकर के पद पर चुना जाता है वो नॉन पॉलिटिकल होता है। यही वजह है कि हर बार परंपरा के मुताबिक कोशिश की जाती है कि इस पद को लेकर। लेकिन ब्रह्म प्रकाश जी, जरा इस बात को समझाइए, क्योंकि कल जब कार्यवाही शुरू हुई उसके पहले भी हमने देखा था प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी टकराव नजर आया था और इस बार भी, जबकि विपक्ष बखूबी जानता है कि जो बहुमत है वो NDA के पास में है, लेकिन अपनी मौजूदगी लगातार विपक्ष की तरफ से जताई जा रही है। आखिर इसके मायने क्या समझे जाएं, ये इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, राजनीति में कभी भी विपक्ष हाथ खड़े नहीं करता है। किसी भी मुद्दे को लेकर आप देखिए तो विपक्ष हमेशा से सरकार को घेरता रहा है और ये एक परसेप्शन की लड़ाई भी होती है। विपक्ष ये जानता है कि उसके साथ जो है संख्या बल कम है, जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करेगा वो जीत नहीं पाएगा। फिर भी के सुरेश को खड़ा किया गया है, तो इसके मायने ये है कि सरकार एक जनता के बीच परसेप्शन भी विपक्ष दिखाएगा कि देखिए, सरकार की तरफ से आम सहमति बनाने की कोशिश नहीं की गई, बातचीत नहीं की गई, लिहाजा हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया इस पद के लिए। तो ये परसेप्शन बनाने की लड़ाई है। तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच जाते हैं तो अपनी अपनी तरह से बात रखते हैं और स्पीकर पद पर आम सहमति नहीं बन पा रही है, तो इसके पीछे सरकार की नाकामी
कामयाबी भी गिनाई जाएगी विपक्ष की तरफ से कि देखिए सरकार की तरफ से जो है अहंकार बताया गया, जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप भी लगाया। जयराम रमेश ने दोपहर को ट्वीट भी किया कि सरकार अहंकार दिखा रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, हम ओम बिरला के लिए समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो उसी तर्ज पर जो है विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। विपक्ष ये जानते हुए कि उनका जो उम्मीदवार है वो स्पीकर पद के चुनाव में हार जाएगा, फिर भी उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए जनता के बीच के देखिए सरकार की तरफ से पर्याप्त पहल नहीं की गई अब सहमति बनाने के लिए। जी।